सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम हमें दे रखी है आपके सामने बेटा, एक कनकेव मिरर है और मेरा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। जब भी बेटा ऑब्जेक्ट की पोजीशन फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया मैंने, पोल बोलेंगे इसको, पोल के बीच में होता है, तो हमारी जो इमेज बनती है बेटा वो यहाँ पे बनेगी राइट साइड पे। कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट, और उसका साइज इससे बड़ा रहता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक एक करके बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आपको आंसर देते हैं। तो सबसे पहले बोला गया बेटा फॉर द डायग्राम शो, डायग्राम हमने देख लिया बेटा। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन रूल के मुताबिक साइन कन्वेंशन, अभी द मैग्निफिकेशन द इमेज फाउंड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। जो मैग्निफिकेशन है बेटा उसकी क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी? अब यहाँ देखो, मैग्निफिकेशन जो है यहाँ पे बोला गया साइन उसका पॉजिटिव आएगा और वैल्यू जो है लेस देन 1 रहेगी। अब यहाँ देखो बेटा, इसमें जो इमेज बनती है हमारी वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल के लिए बेटा जो साइन रहता है हमारा वो पॉजिटिव रहता है मैग्निफिकेशन का, रियल के लिए नेगेटिव रहता है। एक चीज क्लियर होगी। अब आगे देखिए, साइन जो है वो पॉजिटिव और वैल्यू मोर देन 1। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो यहाँ पे बेटा मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेटा वर्चुअल जो इमेज होती है वो बड़ी बनती है, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो छोटी रहती है। तो ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, दोनों को डिवाइड करो तो आंसर क्या रहेगा? ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो साइन पॉजिटिव, वैल्यू मोर देन 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A student places a magnetic compass at different point around a current carrying straight conductor and observes the deflection of the needle. At one position, the compass needle shows no deflection. What can be inferred about the position of the compass related to the wire? एक जगह पे रखने पे बेटा नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं आई, तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है? Compass is placed above the wire. Compass is placed directly below the wire. Compass is placed along the axis of the wire. Compass is placed in the plane perpendicular to the wire. अब यहाँ देखो बेटा, इसमें से जो सही ऑप्शन है कंपास इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ वायर, अगर आप उसको पैरेलल रख देते हो तो फिर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, तो इसका क्या आएगा बेटा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन एंड रीजन। सन अपीयर रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, बिल्कुल ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सनलाइट in the atmosphere is lesser during sunrise and sunset as compared to the noon। ये बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो इसका असर्शन ठीक है, रीजन इसका गलत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पर्सन कांट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के बाद में उसको साफ नहीं दिख रहा। नेम द डिफेक्ट ऑफ द विजन ही इज सफरिंग फ्रॉम। कौन से बेटा डिफेक्ट ऑफ विजन से वो सफर करता है? What would be the power of the correcting lens used to restore proper vision? वो power of lens क्या रहेगी वो मुझे पूछेगी। नेक्स्ट बेटा, ऑब्जेक्ट जो है हाइट h का उसे रखा गया पॉइंट P पे इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, ये कनकेव मिरर है। हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड इज h डैश, जो इमेज की हाइट है बेटा वो h डैश है। इन द डायग्राम f इज अ फोकस, ये फोकस है बेटा, एंड c इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। फिर यहाँ पे बोला गया इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ मूव्ड एट पॉइंट c, will the height of the image now produced be less than, equals to or greater than h dash, give reason for your answer। ठीक है, तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों पहले करते हैं 33 का पार्ट 1। एक बंदा जो है उसको 1.5 मीटर से दूर नहीं दिख रहा, मतलब दूर की नजर उसकी खराब है ना। तो ये 33 का पार्ट 1, तो उसको कौन सा डिफेक्ट है बेटा? उसको नजदीक का तो साफ दिख रहा है, उसको मायोपिया से वो सफरिंग है। ठीक है, मायोपिया या फिर बोलेंगे शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, ये काम हो गया। आगे बोला गया बेटा नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन इज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट वुड बी द पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस एंड यूज्ड टू रिस्टोर प्रॉपर विजन। अब देखो बेटा, यहाँ पे जो लेंस यूज होता है मायोपिया को ठीक करने के लिए वो होता है कनकेव लेंस। ठीक है, और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ अगर आपको याद हो बेटा तो वो नेगेटिव होती है। ठीक है जी, पावर ऑफ लेंस पूछा गया था बेटा, क्या होता है? 1/f अगर मीटर में दिया हो, है ना। तो यहां से बेटा यहाँ पे देखिए, ये मुझे फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 1.5 है ना, ये तो आएगा 1/-1.5 आएगा। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.67 डी डायोप्टर, ये आएगी मेरे पास नेगेटिव,
क्योंकि कनकेव लेंस यूज होगा, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इतनी पावर का लेंस मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, उसने बोला कि ऑब्जेक्ट को अगर मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, वो यहीं पे बनती है, और इमेज की हाइट कैसी रहेगी। अब देखो बेटा, मुझे पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट दोनों बराबर रहते हैं, तो मेरा जो h होगा, will the height of the image now produced be less than, equals to or greater than h dash। तो यहाँ पे मुझे पूछा गया था कि बेटा अगर मैं इसको पीछे ले आऊं तो हाइट ऑब्जेक्ट बढ़ती जाएगी, छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता है ये पीछे इधर फलना होता है, यहाँ पे बड़ा होते जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम हाइट हो जाएगी, ये और आगे जाएगा तो हाइट जो है वो छोटी होना शुरू होती है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्ट था ना वो बड़ा था, यहाँ पे एच डैश जो है वो इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, ठीक है, फिर आगे जाएगा और छोटा होता जाएगा, इस तरह से चलता जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, एक सिक्योरिटी मिरर है यूज्ड इन ए बिग शोरूम, उसे शोरूम में इस्तेमाल करने के लगाया गया, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखा है। कस्टमर जो है वो कितनी दूर खड़ा है बेटा, 16 मीटर फ्रॉम द कैश काउंटर, कैश काउंटर से 16 मीटर की दूरी पे खड़ा है। पोजीशन नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय द सिक्योरिटी मिरर। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34। सबसे पहले सिक्योरिटी मिरर जो होते हैं बेटा कौन से होते हैं, वो मेरे पास कन्वेक्स मिरर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कन्वेक्स मिरर है बेटा, यहाँ पे मुझे क्या क्या दे रखा है, ये दे रखा है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 4 मीटर, तो फोकस जब फोकल लेंथ कितना होता है r/2, वो बन जाएगा बेटा 4/2 करूंगा तो 2 मीटर, फोकल लेंथ मेरे पास आ गई। उसके अलावा बेटा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो कितना है 16, तो u तो हमेशा क्या आता है नेगेटिव ही होता है, ठीक है। तो बेटा मिरर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 1/u ये बनेगा -1/16 प्लस 1/v, ठीक है। और यहाँ पे बेटा ये आएगा फोकल लेंथ। अब देखो ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो ये बनेगा -1/2, ठीक है बेटा। ये आगे चलते हैं बेटा, ये उठ के जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/16 -1/2 हो गया, तो ये बन जाएगा बेटा 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे 16, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1, ये आएगा -8, नेगेटिव आ गया। मैं यार यहाँ पे कुछ गलती कर रहा हूँ, हाँ इसका फोकस उसकी लेफ्ट, हाँ सॉरी सॉरी, इसका फोकस बेटा पॉजिटिव होता है, मैंने नेगेटिव लिख दिया, ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसको जब यहाँ भेजूंगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 16, 1 और 8, ये बनेगा बेटा 9/16 करके, तो मेरे पास v कितना बनेगा 16/9, तो ये बनेगा 1.78 मीटर, ठीक है। अब v मेरा पॉजिटिव आया तो मतलब राइट साइड पे बनेगा ये, और ऑब्जेक्ट जो है सॉरी इमेज है वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी 1.78 मीटर के, ठीक है। और इसमें मुझे पता है बेटा मेरी जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और डिमिनिश्ड होती है। तो कैसी बनेगी बेटा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है, क्लियर बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर के सामने रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया बेटा -15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ, अब देखो बेटा एक कनकेव मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होती है नेगेटिव होती है, तो ये आएगी -10 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस तो पहले बेटा फाइंड कर लेते हैं 1/u, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे देखो 1/v क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/u आ गया। अब ये आ गया बेटा 1/v इज इक्वल टू -1/10, और u माइनस का बेटा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 30, 3 से जाएगा -3 प्लस 2, तो ये आ गया 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू ये आ गया बेटा -1/30, तो v कितना आ गया मेरे पास -30 सेंटीमीटर। तो ये पूछा गया था इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वो कितना है बेटा -30 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा v नेगेटिव है तो मतलब लेफ्ट साइड बना है, तो कनकेव मिरर के केस में लेफ्ट साइड में कौन सी बनती है रियल इमेज, ये भी याद रखिएगा। आगे मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन m होती है बेटा -v/u,
तो बन गया माइनस बी, कितना आ गया मेरे पास -30 डिवाइडेड बाय यू, माइनस का 15, तो एम आ गया बेटा 30 बाय -15, 2 से कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई बेटा -2। तो नेगेटिव साइन का मतलब है यहाँ पे रियल इमेज बनी, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। उसके अलावा बेटा 2 का मतलब जो मेरा इमेज का हाइट है वो ट्वाइस है बेटा साइज में एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। कि जो इमेज है यहाँ लिख देता हूँ, वो 2 टाइम है ऑब्जेक्ट की हाइट से, इमेज का हाइट, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद में क्या क्या पूछा बेटा, क्या इमेज जो है वो रियल है वर्चुअल, बता दिया आपको। इरेक्ट है या इन्वर्टेड, देखो बेटा रियल बन रही है तो ये बेटा हमेशा कैसे रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी। लार्जर और स्मॉलर, तो लार्जर अभी बता दिया बेटा ये ट्वाइस है इससे, ठीक है। क्लियर है न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना था। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है बेटा, कि किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसके ऐसा यूनिट लिखिए। फिर न्यूमेरिकल था इलेक्ट्रिक केटल है बेटा 2 किलोवाट आवर की, सॉरी 2 किलोवाट की इज यूज्ड फॉर 2 आवर, कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई किलोवाट आवर में और जूल्स में, इसको बनाना। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल था बेटा, तो एक एक करके इसको सॉल्व करें। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 36 पार्ट ए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन पहले लिखते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक पावर मतलब रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे लिख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये ट्रांसफर्ड, ऐसे लिख लीजिए, किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम। रेट लिखा तो पर यूनिट टाइम की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी चलो अगर आपको डाउट है तो लिख लेना बेटा। रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसके एसआई यूनिट्स क्या थे, एसआई यूनिट्स वो होते हैं बेटा किलोवाट, सॉरी वाट में होते हैं, वो तो बड़ा यूनिट होता है, पावर के यूनिट वाट में होते हैं। अब यहाँ पे बी पार्ट में बोला गया बेटा इलेक्ट्रिक केटल है मेरे पास, तो यहाँ पे 2 किलोवाट, और उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एनर्जी किसका होती है बेटा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो यहाँ पे पावर दे रखी है बेटा किलोवाट में, टाइम आवर्स में दे रखा है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई टी। तो ये पावर कितनी थी, यहाँ पे 2 किलोवाट था, तो बोलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4 किलोवाट पर आवर। अगर बोला गया जूल्स में कन्वर्ट करिए तो कैसे निकालेंगे बेटा, किलोवाट को वाट में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आवर्स को सेकंड्स में करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं पूरा तो ये बन जाता है बेटा 1.44 इंटू 10⁻⁷ जूल्स। जीरो में लगा लेंगे, ठीक है, बाकी मल्टीप्लाई करेंगे। और हमेशा बेटा एक डिजिट के पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है। 36 इंटू 4 करेंगे तो 144 आएगा ना, तो यहाँ पे कितने हैं 5 है, जीरो तो 10 की बार 5 आएगा। पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है तो 2 पॉइंट और शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 10 की पावर 2 बढ़ जाएगी, वो 7 हो जाएगी। ये भी हो गया क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय अनन्या। अनन्या जो है एक लेंस इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ है बेटा 8 सेंटीमीटर, लेबोरेटरी में एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 22 सेंटीमीटर। उसका जो लीस्ट डिस्टेंस है बेटा डिस्टिंक्ट विजन का मतलब जहां तक उसको क्लियरली दिख जाता है वो 22 सेंटीमीटर का है। किस तरह का लेंस वो इस्तेमाल करिए। अब देखो बेटा ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। अगर लेंस का पूछे 37 का पार्ट 1, तो ये आएगा बेटा कन्वेक्स लेंस। क्लियर। शी कीप्स ए बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आई एंड ट्राइज टू रीड। उसने 16 सेंटीमीटर दूर बुक रखी आंखों से और पढ़ने की कोशिश की। शी इज हाउएवर अनेबल टू रीड, वो पढ़ नहीं पाई। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। तो उसका रीजन क्या है बेटा, कि उसका जो नियर पॉइंट है या लीस्ट, ये लीस्ट डिस्टेंस विजन जो है उसका, ये आ गया बेटा लीस्ट डिस्टेंस जो है ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अनन्या, वो कितना है बेटा 22 सेंटीमीटर। यहां तक उसको क्लियरली दिखता है, उससे थोड़ा भी कम हो जाएगा तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा। उसने 16 सेंटीमीटर पे रखा है इसलिए उसको क्लियर नहीं दिख रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बेटा, एक ग्रुप है क्लास 10th स्टूडेंट का, उन्हें डिजाइन किया एक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट सिस्टम फॉर देयर साइंस एग्जीबिशन। देयर एम वाज टू मेक द स्ट्रीट लाइट वर्क मोर एफिशिएंटली बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए बच्चों क्या पूछा गया, दे यूज्ड ए कनकेव मिरर, उन्होंने कनकेव मिरर का इस्तेमाल किया बिहाइंड द बल्ब, बल्ब के पीछे, टू रिफ्लेक्ट एंड फोकस द लाइट रेज फॉरवर्ड इंक्रीजिंग द ब्राइटनेस ऑन द रोड विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। To spread the light evenly across the street, they also fitted a convex lens in front of the light source। तो उन्होंने क्या किया, लाइट को फैलाने के लिए कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल कर लिया। लेंस रिफ्रैक्टेड द कन्वर्स लाइट रे allowing the beam to cover a wider area. To test their system, they experimented with different mirror types, plane, convex, concave, and lens type, observing the light pattern and brightness at different distance and angle. This is not only made their street light brighter and more energy efficient, but also helped them apply their classroom knowledge to the real world solution. What type of image is found by concave mirror when an object is placed at its focus? तो बेटा किस तरह की इमेज बनती है concave mirror की जब आप ऑब्जेक्ट को उस पे फोकस पे रखते हो? ये बोलोगे ना, हाँ ऑब्जेक्ट मतलब जैसे बल्ब है उसको फोकस पे रखा तो किस तरह की बनेगी बेटा। तो इसमें क्या होगा बेटा, जब ऑब्जेक्ट को या बल्ब को फोकस पे रखोगे तो कनकेव मिरर जो है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनाएगा, उससे क्या होगी, इनहांस करेगी ब्राइटनेस। तो ये क्या करेगा बेटा, पैरेलल, यहाँ लिखते हैं पैरेलल, यहाँ लिख देता हूँ बीम ऑफ लाइट बनाएगा, उससे क्या होगा, इनहांस होगी ब्राइटनेस। आप लिख लीजिएगा साथ साथ में। कहता है इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर इन टू ए ग्लास लेंस एट ए एंगल इट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल, व्हाट इज दिस फिनोमेना कॉल्ड? तो इसको बेटा रिफ्रैक्शन कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन। एक, व्हाई डज द बेंडिंग अकर, क्यों? क्योंकि स्पीड है जो है वो चेंज होती है, तो इसको बोलेंगे बेटा चेंज इन स्पीड। तो लाइट की स्पीड बदल जाएगी, जब मीडियम चेंज होगा उस वजह से बेंडिंग होती है। कौन सा कॉम्बिनेशन ज्यादा सुटेबल रहेगा फोकस करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए लाइट को एफिशिएंटली इन द स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग? तो यहाँ देखो बेटा, कनकेव मिरर जो है वो कौन सा काम करता है आपका, कनकेव मिरर का काम होता है फोकस करना, और जो कन्वेक्स लेंस है उसका काम होता है बेटा स्प्रेड करना। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए रहेगा, कनकेव मिरर बस कन्वेक्स लेंस, ये ठीक रहेगा। एक क्या करेगा बेटा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, दूसरा उसको स्प्रेड कर देगा वहां से। नेक्स्ट बेटा, और में पूछा गया था, in their experiment the student noticed that using a concave mirror alone made the light very intense at one point. How does adding a convex lens help distribute the light more effectively? तो बेटा concave mirror तो एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेगा और convex lens क्या करेगा हमारा, वहां से लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्ज का काम करता है, तो उस पॉइंट से उठा के लाइट को फैला देगा। तो इस तरह से मोर इफेक्टिवली काम करेगा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। दो फायदे लिखिए आप यूजिंग ए सीरीज सर्किट इन होम। सीरीज में लगाने के क्या फायदे होते हैं, दो लिखिए। एक हो गया, उसके आगे बोला गया, सॉरी डिसएडवांटेज है, मैंने एडवांटेज पढ़ लिया। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है वो पता करिए। उसके बाद में कैलकुलेट द टोटल पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज 120 वोल्ट। तो पावर फाइंड करनी है। फिर और में पूछा गया था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी किन पे डिपेंड करती है, और फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल पे कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले दो डिसएडवांटेजेस पूछे गए थे सीरीज के। तो पहला देखिए बेटा, अगर सीरीज में क्या, अगर एक अप्लायंसेस जो है आपका, एक भी कोई डिवाइस जो है, इफ वन डिवाइस, ये आपका जो अप्लायंसेस लिखिए, वो फेल हो जाता है, तो पूरे का पूरा जो सर्किट है, इंटायर सर्किट ब्रेक्स, वहीं पे रुक जाएगा, आगे लाइट नहीं जाएगी। सबसे बड़ा नुकसान है ये। दूसरा क्या रहता है बेटा, इसमें सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाती है, सेम नहीं रहती, ठीक है, जिससे क्या होता है बेटा, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, किसी को ज्यादा मिलेगी किसी को कम मिलेगी वोल्टेज, दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आ गया बी वाले में,
इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना फाइंड करना है। ये दोनों सीरीज में है क्योंकि दोनों में सेम करंट जाएगा, ये दोनों भी सीरीज में है, दोनों में सेम करंट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा 10। तो इनके बदले में एक रेजिस्टेंस लगेगा ऐसे, इसके बदले में एक लगेगा, तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो मतलब 1/10, 1/15 और 1/6। एलसीएम ले लेंगे 30 आएगा, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, 5 आ गया, 5 2 7 3 10, ठीक है। तो ये आ गया बेटा 1/r पैरेलल 10/30, ये कट गया तो 1/3, तो रेजिस्टेंस पैरेलल कितना आ गया 3 ओम। तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम का गया। फिर बोला गया बेटा पावर कितनी कंज्यूम होगी वो मुझे बताइए। तो पावर का फॉर्मूला बेटा, अगर मेरे पास वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है तो V स्क्वायर अपॉन R। V वोल्टेज कितना है 120 का, हाँ 120 का है, तो 120 का स्क्वायर मतलब 120 मल्टीप्लाई 120, और रेजिस्टेंस आ गया 3, ये 40 से कैंसिल हो जाएगा, 4800, ठीक है। इतने वाट पावर होगी। अब चलते हैं बेटा इसके और पार्ट पे। तो और पार्ट में देखो बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है पहले वो पूछा गया, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, और किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। फिर न्यूमेरिकल था बेटा, एक कॉपर वायर है, एक नाइक्रोम की वायर है, सेम लेंथ है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टिविटी दोनों की मुझे दे रखी है, रेजिस्टेंस फाइंड करना था दोनों वायर का, अगर दोनों की लेंथ जो है एक की 1.5 मीटर है, तो सॉरी लेंथ 1.5 और एरिया 0.5 mm स्क्वायर का है। फिर बोला गया कौन सी वायर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी जब सेम करंट दोनों में से पास हो करेगा, और फिर अबव ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड एक्सप्लेन करिए क्यों नाइक्रोम जो है ज्यादा सुटेबल है फॉर यूजिंग इलेक्ट्रिकल हीटर। अब यहाँ देखो बेटा ये पार्ट में तो डेफिनेशन लिखनी थी, बी पे चलते हैं। यहाँ पे बेटा मुझे रेजिस्टिविटी दे रखी है, तो मुझे रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो लिखिए, रो एल अपॉन ए। अब ये आ गया बेटा कॉपर, पहले कॉपर का फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपर है ना पहले, हाँ इसी का फाइंड करते हैं। इसकी रेजिस्टिविटी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8, और मैंने देखा बेटा रेजिस्टिविटी पे बड़े वाले न्यूमेरिकल पूछा भी जा रहा है। उसके बाद में बेटा लेंथ है 1.5, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया 0.5 mm स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा 0.5, इसको बेटा मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁻6 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल दिया। आगे चलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। अब यहाँ देखो ये 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 रह जाएगी, इसको मैं अलग कर देता हूँ, 10 की पावर -2, इनके पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा, ये बनेगा 16/10, 15/10 और 5/10, एक 10 तो कटेगा, एक 10 बचेगा, तो ये बन गया बेटा 16 × 15 ऐसे बनेगा, 5 × 10, और साथ में ये आएगा। अब 5 3 जा कैंसिल, 16 3 जा कितना हो गया 48, तो ये बनेगा 48, 10 एक और आ गया -3, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा या नीचे ले आऊं, तो मैं नीचे ले आऊं तो बनेगा 10 की पावर +3, ठीक है, बन गया 1000, तो ये बन जाएगा बेटा 0.048 ओम। इस तरह से निकालना है, तो ये डीप कैलकुलेशन है, ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट बेटा नाइक्रोम वायर है, एन लिख लेते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है 1.1 10⁻⁻6, और लेंथ 1.5 है, ये 1.5 रहेगी, और डिवाइड में 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यहाँ पे तो बेटा सीधे सीधे कट गया, ये तो और आसान हो गया मेरे लिए। अब नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस है 1 1 15, ये 5 और एक ही 10 बचेगा, 3 से कैंसिल, 33/10, तो ये बन गया 3.3 ओम। एक हो गया बेटा। दूसरा बोलेगा कौन ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। देखो रेजिस्टेंस जो है नाइक्रोम का ज्यादा है, कॉपर का कम है, तो रेजिस्टेंस जो है वो, सॉरी ये जो कॉपर है, कॉपर प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस, ये ज्यादा सॉरी मोर हीट प्रोड्यूस करेगा। क्यों नाइक्रोम करेगा, कॉपर क्यों लिख रहा हूँ, नाइक्रोम करेगा, नाइक्रोम ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो फिर बोला गया कि इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए नाइक्रोम क्यों इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, वो ज्यादा हीट पैदा करेगा
यही आपने इसका रीजन दिया था, ठीक है।